हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो कि केनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ केनीजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो केनीजियन थ्योरी है या केनीजियन मॉडल है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। अगर आप पूरी तरह गो थ्रू करेंगे तो आपको केनीजियन थ्योरी काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ केनीजियन थ्योरी कैन बी स्टडीड अंडर टू डिफरेंट हेडिंग्स, दैट इज थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस एंड प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। तो मैंने दो हेडिंग्स बनाई हैं। एक मैंने बताया थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक प्रैक्टिकली ये हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकली में फर्स्ट पॉइंट है रिवाइवल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है केनीजियन थ्योरी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल ही मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लगाती रहती थी। तो केन्स थ्योरी से पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। वो तो केन्स के कंसेप्ट आए जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो इसमें आ जाता है केन्स हैज़ रिवाइव्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स एज डिस्कस्ड बाय मर्केंटलिस्ट। तो जो मर्केंटलिस्ट हैं उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की हल्की फुल्की कंसेप्ट दिए थे, मगर इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिए थे। केन्स की थ्योरी आने के बाद जो इन्होंने बुक छापी है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट की स्टडी करता है, लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, फुल एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की स्टडी होती है ना। प्रायर टू केन्स द क्लासिकल्स यूज टू टेक इंटरेस्ट मेनली इन द प्रॉब्लम्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो केन्स से पहले जो स्टडी होती थी, जो क्लासिकल्स करते थे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा फोकस देते थे और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर देते थे। After the Great Depression of 1930, Keynes asserted that it was not necessary that the principles which were applicable to microeconomics must also be applicable to the issues of macroeconomics। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के बाद अपनी बुक छापी, अपनी थ्योरी दी, उसमें उन्होंने कहा था ज़रूरी नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स या जो कॉन्सेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं, जो लॉजिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी अप्लाई हों। ठीक है, तो उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया, ठीक है, और रिवाइव कर दिया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आपको पता है ना, केन्स तो कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी होती नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब जितने बंदों को काम करना चाहते हैं सबको काम मिले, ऐसा तो नहीं ना होता। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केनीजियन थ्योरी या केन्स इन द कंसेप्ट ऑफ इज द concept of underemployment equilibrium. According to this concept, during the peacetime, equilibrium can be possible under लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। वो कहते थे अगर इकोनॉमी में वॉर टाइम है, पीस टाइम है, कुछ भी है, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है, तब भी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, जिसको उन्होंने लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट कहा था। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें डिमांड और सप्लाई बराबर होंगे, मगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हो जाएंगे। ठीक है, साइड पे बता देता हूँ हल्का सा। मान लो ये एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, ठीक है, मगर डिमांड सप्लाई तो यहीं पे कट गई, ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही डिटर्मिन होगी। तो इतनी क्या होगी, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना, N1 F1, समझ गए बात, ठीक है। तो वो कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही जो है डिमांड सप्लाई आपस में बराबर आ जाती है। इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एक्स एंटी सेविंग्स इज इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम क्या बताया था उन्होंने, इक्विलिब्रियम वो कहते थे जहाँ पे एक्स एंटी सेविंग्स और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट बराबर होती हैं। एक्स एंटी क्या होता है, प्लान्ड सेविंग्स एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बराबर होती हैं। ये कॉन्सेप्ट कब बराबर होता है, कैसे बराबर होता है, ये अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो रिलेटेड टॉपिक के अंदर मैंने वीडियो का लिंक दिया है, उसमें ये सारा का सारा इक्विलिब्रियम डिटरमिन करके बताया हुआ। आपने सारे के सारे लिंक नंबर वाइज देखने हैं, ठीक है। प्रायर टू केन्स, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव इन द बेसिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो केन्स से पहले क्लासिकल्स ये कहते थे कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, जो कि नहीं होता, आपको पता ही है। On the contrary, according to Keynes, equilibrium could be possible under less than full employment। तो केन्स कहता था कि इक्विलिब्रियम अंडर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी पॉसिबल होता है। केन्स एनालाइज द फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सजेस्टेड हाउ बाय रिमूविंग दोज फैक्टर्स फुल एम्प्लॉयमेंट कुड बी रिस्टोर्ड। तो उन्होंने सजेशन भी दी थी कि भाई किस तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट को लाया जा सकता है। वैसे इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है नॉर्मल टाइम में भी, ठीक है, जो क्लासिकल कहते थे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो थर्ड इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आ जाती है एक्सपेक्टेशंस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्सपेक्टेशंस पे ही बेस्ड हैं। वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केनीजियन थ्योरी इज एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इनके जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड हैं। मैनी ऑफ हिज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लाइक इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मल्टीप्लायर एटसेट्रा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपेक्टेशंस। फॉर एग्जांपल,
इन्वेस्टमेंट को अगर देखें, इन्वेस्टमेंट इज गवर्नड बाय एमईसी। एमईसी क्या होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, कि अगर प्रोड्यूसर्स को या एंटरप्रेन्योर को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा ना। ऑल्सो लिक्विडिटी प्रेफरेंस डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर रेट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस हो या इन्वेस्टमेंट हो, सारी एक्सपेक्टेशंस पे ही डिपेंड करती है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। इन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस का रोल बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Keynes, in his general theory, has given much importance to the concept of liquidity preference. उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी में liquidity preference को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी। According to him, money held for speculative motive is a function of rate of interest. उन्होंने कहा जो भी पैसा आप अपने पास रखते हो speculative motive के लिए, वो rate of interest पे डिपेंड करता है। हायर द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, वो कहते थे लिक्विडिटी प्रेफरेंस जितनी ज़्यादा होगी, हायर विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। विद rise in the rate of interest, इन्वेस्टमेंट विल फॉल एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज। वो कहते थे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट गिर जाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैल सकती है। नेक्स्ट आ जाता है न्यू कॉन्सेप्ट्स। केन्स ने कई नए कंसेप्ट दिए। कौन कौन से कंसेप्ट्स दिए? केन्स हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड न्यू थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स टू द इकोनॉमिक्स। उन्होंने इकोनॉमिक्स को कई नए नए कॉन्सेप्ट्स दिए। कौन कौन से कंसेप्ट्स थे? दीज कंसेप्ट्स हैव सर्व्ड एज इफेक्टिव टूल्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस या इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एमईसी एट्सेट्रा। अब ये कौन कौन से कंसेप्ट हैं? ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किए हुए हैं और प्लेलिस्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल। जब आप शुरू से देखेंगे तो सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। केन्स हैज़ सॉट to underline the significance of investment through the concept of multiplier। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस बताई मल्टीप्लायर के थ्रू। उन्होंने बताया कि मल्टीप्लायर क्या करता है, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है। लाइकवाइज एमईसी सीक्स टू थ्रो लाइट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। एमईसी के थ्रू बताया, मतलब एक्सपेक्टेड जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है उसके थ्रू बताया कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो लगातार गिरते रहते हैं। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमेशा गिरता है, एमईसी गिरता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटी सेविंग्स। तो कुछ लोग इसको एक्स एंट इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंट सेविंग कहते हैं और कुछ लोग इसको एक्स एंटी सेविंग एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, मतलब वही है। ठीक है। एक्स एंटी मतलब प्लान्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स ने क्या कहा था? एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कैन बी मोर और लेस और इक्वल टू एक्स एंटी सेविंग्स। वो कहते थे एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटी सेविंग्स ज़्यादा भी हो सकती है, आपस में कम भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। व्हेन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटी सेविंग्स आर इक्वल देन अलोन द इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम। जब प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे सिर्फ तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। बट व्हेन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज मोर देन एक्स एंटी सेविंग्स देन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज। मगर जब एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और प्लान्ड सेविंग कम है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी और इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट इज लेस देन एक्स एंटी सेविंग्स देयर विल बी या देयर इज अ टेंडेंसी फॉर एम्प्लॉयमेंट टू डिक्रीज। अब सेविंग ज़्यादा हो जाएगी और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट तो गिरनी है। केन्स हैज़ रिफ्यूटेड द सेज लॉ ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एंड एक्स एंटी सेविंग्स। केन्स ने हमेशा जो सेज लॉ या क्लासिकल थ्योरी को रिफ्यूट किया, रिजेक्ट किया है, उसका मेन जो बेस था वो यही था कि जो प्लान्ड सेविंग है और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो कभी बराबर नहीं होती। ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्स, ड्यू टू फॉल इन एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड कैन बी लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो वो कहते थे कि एक्स एंटी मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हमेशा कम हो जाती है, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से गिर जाती है और पहले ही फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही ये आपस में बराबर आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एम्प्लॉयमेंट। उन्होंने कहा था एम्प्लॉयमेंट में फ्लक्चुएशन जो होती हैं उसका मेन बेस क्या है? Another significant theoretical contribution of Keynesian theory of employment is the concept of multiplier। उन्होंने मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स को। दिस कॉन्सेप्ट मेक्स इट क्लियर आना था, इधर रुको 2 मिनट में क्लियर लिख देता हूँ पेन का कलर चेंज करके, CLEAR। ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट किधर गया? हाँ, दिस कॉन्सेप्ट मेक्स इट क्लियर as to the proportion in which the level of income and employment will change as a result of change in investment। ये हमें क्लियरली बता देता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इतनी होगी तो इनकम कितने गुना बढ़ जाएगी।
A little rise or fall in investment may result into many times more rise or fall in the level of income and employment. तो ये थ्योरी हमें, मल्टीप्लायर की थ्योरी क्या बताती है कि अगर हल्का सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इनकम उससे ज़्यादा बढ़ेगी, हल्का सा इन्वेस्टमेंट गिराएंगे तो इनकम उससे कई गुना ज़्यादा गिरेगी. तो ये हमें बताता है कि फ्लक्चुएशन इनकम और एम्प्लॉयमेंट में क्यों आती है, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट आती है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है इसकी भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन इज द मोस्ट नोटेबल थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ केन्स. केन्स ने जो कंजम्पशन के जो लॉ दिए थे उसमें जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द लॉ स्टेट्स दैट इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. सिंपल वर्ड्स में अगर किसी को बताना है तो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है मगर कम बढ़ती है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ केन्स हैज़ repudiated the sales law of markets and maintained that aggregate demand can fall short of aggregate supply and consequently there can be a general unemployment and general overproduction in the economy. तो उन्होंने इसी लॉ के थ्रू ये बताया था कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ती है मगर कम बढ़ती है. तो मार्केट में कुछ ऐसा माल है जो बिकता नहीं है, जब माल बिका नहीं तो ओवर प्रोडक्शन होगी ना. तो वो कहता था जो जनरल ओवर प्रोडक्शन होती है आमतौर पे वो जनरली होती है. मगर सेल्स लॉ क्या, क्लासिकल थ्योरी क्या कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन होती ही नहीं, मगर ये कहते थे ओवर प्रोडक्शन भी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है. उसका मेन रीज़न क्या है, साइकोलॉजिकल लॉ. क्योंकि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन तो बढ़ती है मगर इतनी नहीं बढ़ती जितनी इनकम बढ़ी है. नेक्स्ट आ जाता है इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. प्रैक्टिकल लेवल पे इसके क्या सिग्निफिकेंस है. पहला, गवर्नमेंट इंटरवेंशन. केन्स ने आपको मैंने बताया ना गवर्नमेंट की इंटरवेंशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है और वो कहते थे कि कैपिटलिज्म में रिफॉर्म लेके आना है. ठीक है ना. Keynes has criticized the policy of laissez-faire as advocated by classical economists. जो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को काफ़ी बुरा माना है. केन्स कहता था कि नहीं, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होनी चाहिए. ठीक है, लेजिस्फेयर नहीं होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू केन्स, अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन. अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव हासिल करना है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर नहीं हो सकता. Under many circumstances, government interference in the economic sector is in the interest of people and economy. तो वो कहते थे अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी मार्केट के अंदर तो गवर्नमेंट लोगों का इंटरेस्ट और इकोनॉमी के इंटरेस्ट के लिए काम करेगी, ना कि अपने फ़ायदे के लिए काम करेगी. मगर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो तो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है ना. तो अगर इकोनॉमी में डाउनफॉल आना शुरू हो गया तो वो फिर प्राइवेट सेक्टर तो अपना पैसा खींच लेगा इकोनॉमी से. तो सरकार को इंटरफेरेंस करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमी और पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है. इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑटोमेटिकली. Rather, to achieve it, government has to pursue such policies that may increase the demand and investment. तो केन्स कहते थे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अपने आप ही नहीं हो जाएगी, कोई ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं है जैसे सेल्स लॉ और क्लासिकल थ्योरी कहती हैं, बल्कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जिससे एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और डिमांड मार्केट में बढ़ जाए. बाय क्या लिखा है, अंडरलाइनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस and to solve different economic problems, Keynes has rendered a service of practical significance. मतलब गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस बता के इसने हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी है उसमें हमें ये बताया कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आ जाता है सोशल अकाउंटिंग. इन मॉडर्न टाइम्स ऑल गवर्नमेंट्स ले एम्फेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग. जितनी भी सरकारें हैं वो सारी की सारी सोशल अकाउंटिंग के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस देती हैं. सोशल अकाउंटिंग होता क्या है, इट रेफर्स टू कंट्रीज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग. मतलब कंट्री कितना कमाता है, कितना खर्चा करता है, कितनी जीडीपी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए केन्स ने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी और जोर दिया. ऑन द बेसिस ऑफ सच अकाउंटिंग गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज. अगर सरकार के पास डाटा रिलेटेड टू नेशनल इनकम होगा, जीडीपी होगा, एक्सपेंडिचर्स होगा, तभी तो सरकार अपनी नई नई पॉलिसीज बना सकती है. इंपॉर्टेंस ऑफ सच अकाउंटिंग was made clear by Keynes. केन्स ने बताया कि जीडीपी या नेशनल इनकम निकालने की कितनी इंपॉर्टेंस होती है. इन हिज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट केन्स हैज़ laid great stress on national income, national consumption, national saving, national investment. उन्होंने अपनी थ्योरी में नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, नेशनल कंजम्पशन के बारे में बताया, ओवरऑल नेशनल सेविंग्स एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि ये जो पूरे नेशन लेवल पे जो हो रही है इनकी अकाउंट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं. तभी सरकार कोई पॉलिसी बना सकती है अगर उसके पास एक्यूरेट डाटा होगा. In almost all the countries of the world, these concepts are of great practical significance. सारी की सारी कंट्रीज़ में आजकल चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है इस टाइप का डाटा मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट आ जाता है फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, इट इज़ द पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू. सरकार के खर्चे और सरकार की आमदनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है.
Keynes has given much importance to fiscal policy with reference to full employment. तो केन्स ने कहा कि फिजिकल पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए या फुल एम्प्लॉयमेंट को हासिल करने के लिए फिजिकल पॉलिसी की मदद लेनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम, पब्लिक वर्क प्रोग्राम प्रूव टू बी क्वाइट हेल्पफुल इन रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन. तो केन्स ने कहा कि पब्लिक वर्क्स होने चाहिए. पब्लिक वर्क्स मतलब सरकारी प्रोग्राम होंगे. प्रोग्राम इन द सेंस सरकार रोड्स बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, डैम बनाएगी, बिजली के स्टेशन बनाएगी, तो जॉब्स क्रिएट करेगी जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ऊपर बढ़ सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है और डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. बिसाइड्स दीज प्रोग्राम्स, एफर्ट्स कैन बी मेड टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट बाय अडॉप्टिंग अदर मीन्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी. तो अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए या पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और भी फिजिकल पॉलिसी के कई जो हैं टूल्स हैं वो मैंने फिजिकल पॉलिसी के पूरे चैप्टर में बताए हुए हैं और वो पूरा का पूरा जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल नाम से एक प्लेलिस्ट है. ठीक है, आप उसमें जाएं और पूरी की पूरी स्टडी करें फिजिकल पॉलिसी के बारे में. इन इंडिया एंड अदर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पब्लिक वर्क प्रोग्राम टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन. तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिप्रेशन की सिचुएशन को रिमूव करने के लिए पब्लिक प्रोग्राम्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है, तो पब्लिक प्रोग्राम्स के अंदर जो भी खर्चा होगा वो फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट आ जाता है. नेक्स्ट आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट क्या होता है? सरकार को घाटा हुआ, सरकार ने खर्चा ज़्यादा किया, आमदनी कम थी, तो सरकार ने फालतू जो खर्चा कर दिया उसको पूरा करने के लिए सेंट्रल बैंक से कर्जा ले लिया, जिसके बदले सेंट्रल बैंक नए नोट छाप भी सकता है. ठीक है, Keynes has offered many practical suggestions in relation to deficit financing. Deficit financing को लेके Keynes ने काफ़ी ज़्यादा suggestions दिए. क्या दिया? By deficit financing is meant the meeting of budgetary deficit by either borrowing from the bank और बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट. तो उन्होंने कहा या तो आप सेंट्रल बैंक से बोरो कर लो या फिर नई करेंसी छाप दो. ठीक है, केन्स वाज ऑफ द व्यू दैट बैलेंस बजट इज़ नॉट एडवाइजेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. उन्होंने कहा बैलेंस बजट अनएम्प्लॉयमेंट और डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता. जब अनएम्प्लॉयमेंट है या डिप्रेशन है मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, तो मार्केट में पैसे को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केट में पैसे को बढ़ाने के लिए सरकार को पैसा डालना पड़ेगा और सरकार के पास अगर नहीं है पैसा तो उसे नोट छापने पड़ेंगे. These problems should be solved by resorting to deficit budget. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगी? डेफिसिट बजट करके. डेफिसिट बजट वो बजट होता है जिसमें सरकार खर्चा ज़्यादा करती है और सरकार के पास आमदनी कम होती है. दैट बजट इज कॉल्ड डेफिसिट विच रिफ्लेक्ट्स मोर एक्सपेंडिचर देन इनकम. वही चीज़ इंग्लिश में बोल दी. गवर्नमेंट कैन मीट बजटरी डेफिसिट इन मैनी वेज. कैसे कर सकती है? बोरोइंग, कर्जे ले ले बैंक से, और प्रिंटिंग न्यू करेंसी, या कर्जा ले ले या नए नोट छाप ले. एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज, इन टर्न इंक्रीजेस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. तो जब भी डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो नए नोट आएंगे. ठीक है, इकॉनमी में नया पैसा आएगा, उससे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ जाएगी. हाउएवर deficit financing should be kept within a safe limits, otherwise it may lead to inflationary rise in the price. काफ़ी तेज़ी से प्राइजेस बढ़ सकते हैं. ठीक है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ सकते हैं. अब आप खुद सोचो, आपने कई टीवी में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ मंडी लगी हुई है करेंसी की मंडी लगी होती है, रेडी पे करेंसियाँ बेच रहे होते हैं ढेर लगा लगा के आलू प्याज की तरह. वो क्यों है? क्योंकि उनकी कंट्रीज़ ने ये सोचा जितना ज़्यादा पैसा छापेंगे उतने अमीर हो जाएंगे. मगर वो अमीर तो हुए नहीं, मनी सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई, प्राइजेस आसमान को चढ़ गए. ठीक है ना. नेक्स्ट आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें बताया. इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, केन्स हैज स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट. उन्होंने कहा कि अगर हमें फुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करनी है, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करनी है, तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू हिम, in short run, consumption expenditure remains stable, hence aggregate demand can be increased by increasing investment. वो कहते थे शॉर्ट टर्म में हमारी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो मोर और लेस स्टेबल रहती है, और अगर हमने एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी. आपको ये पता है ना ये एग्रीगेट डिमांड कब है, और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? C+I. तो इन्होंने कहा था कि शॉर्ट पीरियड में ये मोर और लेस कांस्टेंट रह सकती है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती है. समझ की बात? तो ये मैं आपको वैसे ही समझा रहा था, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल देके. अकॉर्डिंग टू हिम, अंडर कंडीशन ऑफ डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन ऑर्डर टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड अंडरटेक लार्ज स्केल पब्लिक इन्वेस्टमेंट. तो जब भी डिप्रेशन होता है या फिर रिसेशनरी सिचुएशन शुरू हो गई है, या मतलब अनएम्प्लॉयमेंट फैलती जा रही है, मंदी हो रही है इकोनॉमी में, तो हम मतलब सरकार क्या करे? सरकार बल्क में इन्वेस्टमेंट करे, लार्ज स्केल पे पब्लिक वर्क शुरू कर दे, कोई डैम बना ले, कोई नए नए प्रोजेक्ट शुरू कर दे, जिससे इकोनॉमी में पैसा इनफ्लो रहे. नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट.
Because of Keynesian economic approach, the policy of full employment has become major policy of almost all the countries. केन्स के एक फुल एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करने की वजह से ही हर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है या अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है सो दैट वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन कर पाए। ठीक है, क्लासिकल तो कहते थे अटेन करने की जरूरत ही नहीं है, होती है फुल एम्प्लॉयमेंट, मगर ये कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है और उसे अटेन करना पड़ता है। ऑल इकोनॉमीज वेदर प्लान्ड और अनप्लान्ड ट्रीट फुल एम्प्लॉयमेंट एज द मोस्ट डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। कोई भी कंट्री है, चाहे वो डेवलप है, चाहे अंडर डेवलप है, चाहे उसमें कोई भी राज चल रहा है, डेमोक्रेसी है नहीं है, हर कोई कंट्री में यही चाहता है, उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट को। केन्स डॉक्ट्रिन दैट एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव डिमांड हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस या ग्रेट प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। तो केन्स ने जो कहा है कि डिमांड के बढ़ाने से ही फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन किया जा सकता है, इस प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस केनेजियन थ्योरी के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये बीच पे चाले छलांग मार के ये देखने लग गए तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप नंबर वाइज सारे के सारे देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, और इसके बाद शायद आप केनेजियन थ्योरी दोबारा पढ़े ही ना। ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा क्रिटिसिज्म ऑफ केनेजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।